गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। सीमावर्ती राज्य, भारत के कौन कौन से सीमावर्ती राज्य और कौन कौन से वंश का उदय हुआ है, ये आज पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना है आपको, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीमावर्ती राजवंश, अब देखिए सीमावर्ती राजवंश का अभ्युदय या सीमावर्ती राजवंश का उदय, तो सबसे पहला राजवंश कौन सा आता है हमारा? पाल वंश। अब देखिए पाल वंश का उदय किस प्रकार से होता है, समझना इसको। पाल वंश बंगाल में शासन करता है। अब देखिए वर्धन वंश का पतन हो चुका होता है उत्तर भारत में, उसके बाद बंगाल क्षेत्र में कोई भी राजा शासन नहीं करता है। ठीक, बहुत ज़्यादा वहाँ पर अस्थिरता फैल जाती है, तो वहाँ की जनता मिलकर जिसे राजा बनाती है, जिसे राजा चुनती है अपना, वो कौन था? गोपाल। ठीक है, तो गोपाल वंश, पाल वंश का संस्थापक कौन हुआ? गोपाल। अब गोपाल का 750 ईस्वी में, ठीक है, राज्य अभिषेक होता है, और इसकी राजधानी क्या थी? मुंगेर। गोपाल की राजधानी क्या थी? मुंगेर। और पाल राजाओं ने कहाँ पर शासन किया? तो बंगाल में। पाल राजाओं का शासन कहाँ पर रहता है? बंगाल में। इसके बाद देखिए पाल राजा कौन से धर्म के अनुयायी थे? तो पाल राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे पाल राजा। अब देखिए गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये विश्वविद्यालय कई बार पूछा गया है। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो गोपाल ने। और पाल वंश का संस्थापक कौन हुआ? तो गोपाल हुआ। इसके बाद देखिए पाल वंश का सबसे पावरफुल राजा कौन था? तो पाल वंश का सबसे पावरफुल राजा, सबसे शक्तिशाली राजा हुआ धर्मपाल। कौन था? धर्मपाल, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। कौन सा विश्वविद्यालय बनाया था इसने? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। अब देखिए वही कन्नौज पर त्रिपक्षीय संघर्ष स्टार्ट होता है। कन्नौज पर अधिकार करने के लिए तीन राजा आपस में लड़ते हैं, जिसे कहा जाता है त्रिपक्षीय संघर्ष। अब त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल राजाओं ने भाग लिया, गुज्जर प्रतिहार ने भाग लिया, और राष्ट्रकूटों ने भाग लिया। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रकूट शासक कौन था? तो दंतीदुर्ग, ठीक है, ध्रुव था। और पाल वंश में धर्मपाल था, प्रतिहार में वत्सराज था। तो इनमें पाल राजा हार जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद सर्वप्रथम धर्मपाल इस युद्ध में शामिल हुआ था, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए जो त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था। अब देखिए 11वीं शताब्दी के गुजराती कवि सोढ़ल ने धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी की उपाधि से संबोधित किया था। उत्तरापद स्वामी। देखिए अब धर्मपाल एक समय इतना ज़्यादा शक्तिशाली राजा बन जाता है कि पूरे उत्तर भारत में लगभग इसका कंट्रोल स्थापित हो जाता है। तो गोपाल एक समय पाल वंश का सबसे शक्तिशाली राजा रहता है, और उत्तर भारत में कंट्रोल करने वाला एक महत्वपूर्ण राजा हुआ गोपाल। अब देखिए सोमपुर महाविहार, महाविहार मतलब ये बौद्धों का विहार था, का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। किसने करवाया था? धर्मपाल। इसके बाद देखिए ओदंतपुरी बिहार में आता है। बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया? तो देवपाल ने करवाया। ठीक है, धर्मपाल का उत्तराधिकारी होता है देवपाल, वो बौद्ध मठ बनाता है। कहाँ पर? तो बिहार में। इसके बाद देखिए जावा। जावा कहाँ आता है वर्तमान में? तो इंडोनेशिया में आता है। ठीक है, एक आइलैंड है। तो जावा के राजा कौन थे? शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव ने के अनुरोध पर देवपाल ने नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। ठीक, किसको दिए थे 5 गांव दान में? तो जो शैलेंद्र वंशी राजा था बालपुत्र, और ये कहाँ का राजा था? तो जावा। जावा मतलब इंडोनेशिया का एक आइलैंड है, वहाँ का राजा था। उसने बोला था कि मुझे 5 गांव दान में दे दो, नालंदा में उसे एक बौद्ध विहार बनाना है। तो ये उसे 5 गांव दान में देता है। ठीक, इसके बाद देखिए गोंडी रीति नामक साहित्य विद्याधा का विकास पाल शासकों के शासनकाल में हुआ। ठीक है, गोंडी रीति नामक साहित्य विद्या का विकास किसके शासनकाल में हुआ है? पाल राजाओं। अब देखिए ये पाल डायनेस्टी हो गई हमारी। अब इसके बाद पाल के बाद अगला वंश आता है बंगाल पर, जिसका नाम था सेन वंश। कौन सा वंश आ जाएगा पाल वंश के बाद? सेन वंश। ठीक है, पाल वंश के बाद सेन वंश का शासन आता है बंगाल में। तो देखिए सेन वंश का संस्थापक कौन हुआ? सामंत सेन। सेन वंश की नींव किसने रखी थी? सामंत सेन ने। और कहाँ रखी थी इसने? तो रण में। ठीक है, इसके बाद देखिए इसकी राजधानी क्या थी? तो इस वंश की राजधानी थी नदिया। क्या राजधानी थी इसकी? नदिया या लखनऊ थी। पाल वंश की राजधानी क्या थी? सॉरी, सेन वंश की राजधानी क्या थी? नदिया या लखनऊ थी। अब देखिए सेन वंश के प्रमुख शासक में कौन कौन शासक बने? तो विजय सेन, बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन।
ये इस वंश के महत्वपूर्ण राजा हुए, ठीक है। अब देखिए सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था, तो विजय सेन। विजय सेन सेन वंश का पहला स्वतंत्र राजा हुआ है। बाकी जो इसके पहले थे वो क्या थे, सामंत थे या किसी के अधीन थे, ठीक है, जो शैव धर्म के अनुयायी थे। कौन से धर्म को मानने वाले थे, तो शैव धर्म। देखिए इसके पहले पाल वंश बौद्ध धर्म को मानते थे, सेन वंश शैव धर्म को मानते हैं। इसके बाद देखिए आगे दान सागर, अद्भुत सागर नामक ग्रंथ लिखे हैं, ठीक है। ग्रंथ की रचना सेन शासक बल्लाल सेन ने की थी। किसने की थी ये, बल्लाल सेन ने दान सागर और अद्भुत सागर नामक ग्रंथ लिखे, ठीक है। अद्भुत सागर की लक्ष्मण सेन ने पूर्ण कर दिया था, ठीक है। जो अद्भुत सागर था इसको किसने पूरा किया, तो लक्ष्मण सेन ने इस ग्रंथ को पूरा किया। इसके बाद देखिए लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में कौन था, तो गिद्ध गोविंद के लेखक, गिद्ध गोविंद के लेखक जयदेव। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है गिद्ध गोविंद के लेखक कौन है, तो गिद्ध गोविंद के लेखक कौन है, जयदेव। जयदेव पवन दूत, ठीक है, जयदेव गिद्ध गोविंद के लेखक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है कि गिद्ध गोविंद नामक पुस्तक किसने लिखी, तो जयदेव ने। और ये किसके दरबार में थे, तो लक्ष्मण सेन की। अब देखिए इसके बाद पवन दूत के लेखक कौन है, धोई। एवं ब्राह्मण वश सर्वस्व के लेखक कौन है, हलायुद्ध, ठीक है, ये महत्वपूर्ण लेखक हुए। इसके बाद देखिए हलायुद्ध लक्ष्मण सेन के प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री थे। कौन थे, हलायुद्ध लक्ष्मण सेन। अब देखिए विजयपाड़ा, विजय सेन ने देवपाड़ा, ये मंदिर कई बार पूछा गया है। विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, जो शिव का विशाल मंदिर की स्थापना की थी, ठीक है। सेन राजा प्रथम ऐसा राजवंश हुआ जिसने अपने अभिलेख किस में लिखा है, हिंदी में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत में हिंदी में अभिलेख लिखवाने वाला पहला राजवंश कौन हुआ, तो सेन वंश। सेन वंश के राजाओं ने भारत में पहली बार हिंदी में अभिलेख लिखवाए। इसके पहले के जितने भी अभिलेख हैं वो पाली प्राकृत में मिलेंगे आपको या संस्कृत में मिलेंगे। और सेन वंश के राजा कैसे राजा हुए, जिन्होंने सबसे पहले हिंदी भाषा में अभिलेख लिखवाए। इसके बाद देखिए लक्ष्मण सेन ने बंगाल का अंतिम हिंदू शासक हुआ। लक्ष्मण सेन क्या हुआ भैया, बंगाल का अंतिम हिंदू शासक हुआ। इसके बाद बंगाल पर मुस्लिम राजाओं का अधिकार हो जाता है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन हुआ, तो लक्ष्मण सेन। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला वंश आता है हमारा कश्मीर के राजवंश। कश्मीर में किस प्रकार के राजवंश का उदय होता है, ठीक है। अब देखिए कश्मीर की बात करें तो कश्मीर पर शासन करने वाले वंशों का क्रम क्या है, तो सबसे पहले आता है कारकोट वंश, ठीक है। फिर इसके बाद उत्पल वंश, ठीक है, ये क्या है, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, उत्पल वंश है वो, ठीक है। और लोहार वंश, ठीक है, ये महत्वपूर्ण वंश है। इसके बाद देखिए 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश की नींव रखी, जो हिंदू राजवंश है, ठीक है। कारकोट वंश कौन सा वंश है, तो हिंदू राजवंश है। इसके बाद देखिए हुएनसांग ने उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की थी। ये भी जरूर ध्यान रखें, कश्मीर की यात्रा हुएनसांग ने किस राजा के शासनकाल में की थी, तो भैया कारकोट वंश के शासक दुर्लभ वर्धन के शासनकाल में की थी। अगर पूछा जाए कि हुएनसांग किसके दरबार में आया था, अगर कश्मीर का स्पेशल नाम लेंगे तो दुर्लभ वर्धन, और अगर वर्धन वंश में पूछा जाए तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था हुएनसांग, ठीक है। इसके बाद देखिए कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन हुआ, ललितादित्य मुक्तापिंड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ललितादित्य मुक्तापिंड कश्मीर का सबसे पावरफुल राजा हुआ। और इसने मंदिर बनवाया था, मार्तंड मंदिर बनवाया, ठीक है। कश्मीर में सूर्य मंदिर है, मार्तंड सूर्य मंदिर बोलते हैं, ठीक है, जिसको नष्ट कर दिया गया था, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है, कई बार पूछा गया है कि मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया कश्मीर में, तो ललितादित्य मुक्तापिंड ने कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। इसके बाद देखिए कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन आया। कौन से वंश का, उत्पल वंश का शासन आया। और इस वंश का संस्थापक कौन था, तो आवंती वर्मन। कौन था इस वंश का संस्थापक, आवंती वर्मन, उत्पल वंश का। अब देखिए आवंतीपुर नामक नगर की स्थापना आवंती वर्मन ने की थी, ठीक है। आवंतीपुर नामक एक स्थान है, वहाँ पर उसकी स्थापना किसने की, नगर था आवंती वर्मन ने उस नगर को बसाया। देखिए आवंती वर्मन के अभियंता मुख्य रूप से सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। नहरों का निर्माण किसने करवाया कश्मीर में, तो आवंती वर्मन ने सिंचाई के लिए, अभियंता मुख्य ने क्या करवाया, सिंचाई के लिए नहर बनवाई थी वहाँ पर। इसके बाद देखिए उत्पल वंश की रानी दिद्दा एक महत्वाकांक्षी शासिका हुई, ठीक है। दिद्दा उत्पल वंश की एक रानी थी, ठीक है। उत्पल वंश के बाद कश्मीर में कौन सा वंश आता है, लोहार वंश।
लोहार वंश कहाँ का वंश है? तो कश्मीर का। उत्पल वंश के बाद अगला वंश आया। अब देखिए लोहार वंश का संस्थापक कौन था? तो संग्राम राज। लोहार वंश की नींव किसने रखी कश्मीर में? संग्राम राज ने रखी। और संग्राम राज के बाद अनंत राज हुआ, ठीक है। इसकी पत्नी सूर्यमती थी। क्या थी? अनंत राज की पत्नी सूर्यमती के प्रशासन को सुधार के लिए सहायता करती थी, ठीक। जो उसकी वाइफ थी सूर्यमती, वो प्रशासन में सुधार के लिए काम किया उसने और उसको राज्यपाट चलाने में सहायता की, ठीक। लोहार वंश का शासक हर्ष, ये बहुत ही महत्वपूर्ण। हर्ष विद्वान था, कवि था और कई भाषाओं का ज्ञाता था, ठीक है। कई भाषाओं को जानने वाला था। कश्मीरी भी जानता था, ये हिंदी भी जानता था, तिब्बती भी और अरबी भी। इसी कई भाषाओं का ज्ञाता था। कौन? हर्ष। ये हर्ष दूसरा है। और हर्षवर्धन वंश, वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश का हर्ष अलग है, ठीक है। ये उसके बाद वाला हर्ष है, ठीक है। अब देखिए कल्हण हर्ष का आश्रित कवि था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कल्हण किसका आश्रित कवि था? तो कल्हण हर्ष का आश्रित कवि था। ये कश्मीर वाले हर्ष का आश्रित कवि है, ठीक है। इसके बाद देखिए जयसिंह। अब देखिए एक पुस्तक बहुत आती है, कल्हण ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो राजतरंगिणी। आगे आएगा। तो देखिए जयसिंह लाहौर वंश का अंतिम शासक था, जिसने 1128 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक शासन किया, ठीक है। शासन किया। और जयसिंह के शासनकाल में ही कल्हण ने क्या लिखा? तो राजतरंगिणी लिखी, ठीक है। ये पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है कि राजतरंगिणी का संबंध किससे है? तो राजतरंगिणी की पुस्तक का संबंध है कश्मीर के इतिहास से। किससे संबंध है इसका? कश्मीर के इतिहास से, ठीक है। इसमें कश्मीर का पूरा इतिहास मिलेगा आपको, ठीक है। हर्ष तक के पूरे इतिहास का वर्णन मिलता है। कल्हण की जो पुस्तक है राजतरंगिणी, ठीक है। और किसके? देखिए जयसिंह के शासनकाल के साथ ही कल्हण की राजतरंगिणी का विवरण समाप्त हो जाता है। अब देखिए हर्ष के बाद जयसिंह इस वंश का अंतिम राजा हुआ, तो जयसिंह के शासन तक का वर्णन मिलता है, ठीक है। राजतरंगिणी ये मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है और ये संस्कृत में लिखी गई है, कई बार पूछा गया है। इसके बाद देखिए अगला राजवंश आता है हमारा कामरूप का वर्मन वंश। कौन सा वंश है? कामरूप का वर्मन वंश। ये ज़्यादा बड़ा नहीं। 34वीं शताब्दी के मध्य कामरूप में वर्मन वंश का उदय हुआ। इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक कौन था? तो पुष्यवर्मन था, ठीक है। और इसकी राजधानी क्या थी? तो प्रागज्योतिष नामक स्थान पर इसने राजधानी बनाई थी। कालांतर में कामरूप पर पाल राजाओं ने अपने राज्य में मिला लिया था, ठीक है। कामरूप राज्य को किसने मिला लिया था? तो पाल राजाओं ने अपने साम्राज्य में उसको मर्ज कर लिया, वहाँ के राजाओं को हराकर, ठीक है। तो ये सीमावर्ती राज्य हो चुके हैं हमारे। कल पढ़ेंगे हम राजपूत राजवंश, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।